Zia Group. I want to explain my topic today, and my topic is sustainable warehouse. First, I wanted to explain the word sustainability. The sustainability is the meaning of the concept, and sustainability is described as the development. वो डेवलपमेंट जो आपकी किसी भी नीड को कॉम्प्रोमाइज वो डेवलपमेंट जो आपकी नीड को पूरा कर दे किसी भी आपकी एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर. Firstly, this is the main meaning of sustainability. Sustainability की एक long term ये कॉन्सेप्ट एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल और कम्युनिटी हेल्थ का कॉन्सेप्ट है ये, जिसके अंदर 3 पिलर्स इंक्लूड होते हैं, विच नोन एज इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल, विच अफेक्ट आवर बॉर्डर लाइन, people, planet and profit. Like you can see this. So sustainable practices have strong impact on customer expectations and behavior. आपकी जो sustainable आपकी practices होती हैं, like किसी भी चीज़ को in you can say एक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाने के लिए, एक अप्रोच को पूरा करने के लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए आपकी जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, जो आप करते हो, वो आपकी कस्टमर एक्सपेक्टेशंस और उनके बिहेवियर को इम्पैक्ट करती हैं. So this is the thing, and this is the mean of sustainability. Sustainability also including the rivals and your competitors. You should apply the sustainability in your whole operation before your competitor apply it. So you can take the first moving advantage, and you can also operate your all all the departments smoothly. So this is sustainable warehousing. Sustainable warehousing is known as most attention is usually given to the transportation. Sustainable warehousing में सबसे ज़्यादा चीज़ जो होती है वो आपका स्टोरिंग होती है, कि आप अपनी चीज़ को मैन्युफैक्चर करके स्टोर करते हो, और फिर उसके बाद फिर आप उसको अलग अलग जगहों पे, लाइक जहाँ पे भी नीड होती है, आप उसको वहाँ पे सेफली पहुँचाते हो. इसके अंदर आपको बहुत सारे बैरियर्स आ सकते हैं. लाइक आपका फर्स्ट बैरियर हो सकता है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट. तो उसका एनेबलर हमारे पास आ जाएगा लोकेशन. ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है सर, कि ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लाइक जो भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हो उसकी जो कंक्लूडेड कॉस्ट आपके पास आ रही है, इंक्लूडिंग पिकिंग, स्टोरिंग, शेड्यूलिंग, रूटीनिंग, सेफली जो भी आप काम कर रहे हो, तो उसकी जो भी आपके पास कॉस्ट आ रही है, दैट इज मीन बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट. और इसका जो आपके पास एनेबलर है वो सबसे पहला है लोकेशन. लोकेशन सबसे पहले आपको ऐसी सेट करनी होती है जो आपके लिए इजी रीचेबल हो. आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा वेयरहाउसिंग में उसी में लगती है, क्योंकि आप जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हो और बहुत दूर अगर आपको ट्रांसपोर्ट लेके जानी पड़े, तो आपका आधे से ज़्यादा पैसा जो है वो इसी चीज़ में कंज्यूम हो जाएगा. आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे. तो इसका सबसे पहला अनेबलर ऑपरेटिंग कॉस्ट का है, वो लोकेशन है, कि आप अपनी लोकेशन जो है वो अच्छी तरीके से सेट करनी होती है. और जो आपके जो मटेरियल्स हैं उसको, मतलब आपका जो इनपुट है वो कम लगे और आपको आउटपुट जो है वो ज़्यादा मिल सके. एंड द सेकंड बैरियर इज जा रही है जितनी नेचुरल डिजास्टर. कोई बोल रहा है बीच में? किसी का माइक अनम्यूट शायद हो गया था. आप कंटिन्यू करो प्लीज. ओके सर. इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस आपका एक और बैरियर हो सकती है, कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो अपनी ह्यूमन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए, तो वो आपकी डिमांड होती है कि आपको किस टाइम किस क्लाइमेट के हिसाब से मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम है. सम टाइम आप सर्दियों में सर ऐसा होता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हमारी कंजम्पशन उसकी लो हुई हुई होती है, लेकिन गर्मियों में ऐसा होता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ जाती है, जो एक हमारा बैरियर हो सकता है. सर इसका एनेबलर हमारा
इसका जो एनेबलर है वो है यूज ऑफ एनर्जी सेविंग एलईडीज। जब आप इस तरह की जो लाइट्स होती हैं उन्हें आप यूज करोगे, जो आपको एक तरीके से जो एलईडी लाइट्स फिलिप्स की आज चल रही है, इसकी एग्जांपल है कि आप उसको जब यूज करते हो तो आपका जो बिल है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है एज कम्पेयर टू दीज ट्यूब लाइट्स और वो ऑरेंज वाले जो बल्ब्स होते हैं ना सर, उसको उसकी उसमें। तो ये आपका एक एनेबलर हो सकता है कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इस तरह के वायर्स और इस तरह की एलईडीज यूज करो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को रिड्यूस कर दें और आपका जो एक्सपेंस आए उसको लेके वो रिड्यूस हो जाए। द थर्ड बैरियर इज एफिशिएंसी लेवल। एफिशिएंसी लेवल इज लाइक आपकी आप एफिशिएंसी कि आप किसी भी इनपुट में कितना कॉस्ट अप्लाई कर रहे हो उसका आउटपुट लेने के लिए आप उसके अंदर कितनी एफिशिएंसी इंक्लूड कर रहे हो, कितनी इन्वॉल्वमेंट आपकी हो रही है, कि आपका जो अटेंशन है वो आपकी एकेडमिक्स पे भी है और वो आपका सॉरी सॉरी सर, जो आपका जो अटेंशन है वो आपकी कॉस्ट पे भी पड़ रहा है, आपकी प्रोडक्ट पे भी पड़ रहा है और आपकी आपकी इसी के अंदर यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है आपकी कॉस्ट की। तो उस ये भी एक बैरियर है कि एफिशिएंसी लेवल किस तरीके से सस्टेन किया जा सकता है। तो इसका जो अनेबलर है वो ये है सर, रिड्यूसिंग वेस्ट थ्रू रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल। सर हम किसी भी कॉस्ट को आप जो पैकेजिंग कर रहे हैं हम उसके अंदर रीयूज वाला मटेरियल यूज कर सकते हैं to sustain our achievements when looking into environmental friendly approach। जब हम environment की तरफ जाते हैं तो वही reduce reuse and recycle वाली चीज़ आ जाती है कि आप अपने मटेरियल और अपनी पैकेजिंग को environmental friendly बना लें कि आपके जो operations हैं वो अच्छी तरीके से implement हो सकें। So the fourth barrier is IT infrastructure। IT इंफ्रास्ट्रक्चर से ये चीज़ होती है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर एक प्लानिंग कंट्रोलिंग मतलब एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम के हिसाब से चलते हैं। इसके अंदर ये एक हमारा बैरियर है कि समटाइम बहुत सारी कंपनीज न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट नहीं करती। न्यू जो आपकी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं जो आपके बिजनेस को और अच्छा बना सकती हैं वो बहुत सारी कंपनीज यूज नहीं करती, जिसकी वजह से उन्हें अपनी प्लानिंग में, अपनी कंट्रोलिंग में, अपनी ट्रांसपोर्टेशन में मसले आ सकते हैं। तो उसका एक एनेबलर हो सकता है टेक्नोलॉजी, कि आप टेक्नोलॉजी यूज करें, टेक्नोलॉजी को सही से इम्प्लीमेंट करें अपने जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमारा सस्टेनेबल वेयर हाउसिंग है तो उसके अंदर आपकी जो टेक्नोलॉजीज यूटिलाइज्ड सही से हो सकती हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल है ट्रैकिंग और ट्रेस्ड की, कि आप कहाँ कहाँ आपकी जो गाड़ियां हैं वो वेयर हाउस से निकल के जा रही हैं या कहाँ से आपका मटेरियल जो है वो आ रहा है, तो आप इसकी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग कर सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। तो आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप्ड रहेगा, आपका ये एक बैरियर है ये नहीं आएगा। उसके बाद सर फिफ्थ आ जाता है एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस। ये आपका एक बैरियर है सर। एम्प्लॉय का जो सेटिस्फैक्शन हो, जो परफॉर्मेंस और जॉब सेटिस्फैक्शन होता है वो उसके वर्क से रिलेटेड होता है और उसकी नीड से रिलेटेड होता है। अगर एम्प्लॉय की नीड्स फुलफिल हो रही हैं तो ऑब्वियसली अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा, जो उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क आएगा, विच इज नोन एज एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। और अगर उसी काम पे उसको मोटिवेशन मिलती रहेगी और बड़ी लास्ट सेटिस्फैक्शन टू मिलती मिनट्स रहे, जल्दी जल्दी, हाँ। ओके ओके, तो सेटिस्फैक्शन मिलती रहेगी तो उसका जो काम है, उसकी जो अचीवमेंट है वो बढ़ जाएगी और उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन क्लियर हो जाएगी। तो सर इसका एक एनेबलर ही होता है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दें। उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग पे आपको जो है वो आपको एफिशिएंटली वर्क करके दिखाएँगे। उनकी हर चीज़ जो है न्यू टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिसेस जब होंगे तो वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा देंगे। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो बैरियर है ये एनेबलर
आपकी नीड आपकी फुलफिल करता है। उसके बाद सर 6 है सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी हैजर्ड्स। सर हेल्थ एंड सेफ्टी हैजर्ड्स इज लाइक आप एक अवेयरनेस पहुंचाते हो लोगों को जो आपकी वर्क प्लेस में काम कर रहे होते हैं कि आपने किस तरीके से उस वर्क प्लेस के अंदर सेफली और हेल्दी रहना है, क्योंकि बायोलॉजिकली, फिजिकली, केमिकली, एर्गोनॉमिकली, साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स होते हैं जहां आप काम कर रहे होते हो। तो उससे आपको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये आपका एक बैरियर है। तो इसका जो अनेबलर है वो है availability of PPE. So PPE is known as personal protective equipment, जिसके अंदर मेडिकल मास्क, ग्लव्स, गॉगल्स, सारे आपके जो होते हैं ना इक्विपमेंट्स आ जाते हैं एम्प्लॉय के लिए, जो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शियस मटेरियल जो आपकी नीड। और सर ये इसके सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो चाइना है। एज यू कैन सी कोविड में सबसे ज़्यादा मास्क और ये सारी चीज़ें चाइना प्रोवाइड कर रहा है हमें। तो इस चीज़ को हमें बैलेंस करके रखना चाहिए कि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेफली वर्क करने के लिए आप उन्हें उनकी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करें ताकि वो सेफली वर्क कर सकें। उसके बाद सर सेवेंथ है, सर सेवेंथ बैरियर इज लॉजिस्टिक। सर लॉजिस्टिक का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी इसके अंदर सर इनबाउंड और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स हो सकती हैं। The concept of going green in the logistic and supply chain has a directly impact on the operation. आपकी जो लॉजिस्टिक है वो minimize the environmental impact by dealing with every possible activities. आप अपनी एक्टिविटी को हर तरीके से, हमने एक चीज़ पढ़ी थी CSR इनिशिएटिव की तरफ लेके जा सकते हैं कि हर चीज़ को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कि वो आपकी आपकी कंपनी को भी और आउटबाउंड को मतलब आउटसाइड लोगों को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये एक हमारा बैरियर हो सकता है। इसका अनेबलर है ऑफलोडिंग, लोडिंग एंड ऑफलोडिंग पॉइंट्स मस्ट बी एक्सेसिबल। वेयरहाउस activity played vital important role in between inbound and outbound logistics. Warehouse is referred to the distribution where the specific location of building logistics service center. सर हमारा ट्रांसपोर्टेशन एक तरीके से हो सकता है कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर हम इस तरीके से परफॉर्मिंग करें कि बाहर के जो लोग हैं उनको मसला ना हो और हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारी जो नीड है वो सही तरीके से फुलफिल हो जाए। एट बैरियर इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि इन्वेंट्री किस तरीके से मैनेज होगी आपकी रॉ मटेरियल से लेके फाइन गुड तक के, आपने किस तरीके से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करना है। तो सर इसके लिए भी आपके पास एक एनेबलर है विच इज मटेरियल शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड। आपका जो इन्वेंट्री है वो आपकी कंपनी को डिफरेंशिएट करता है। मतलब आपका जो मटेरियल है जो आप यूज़ कर रहे होते हो वो आपको आपकी कंपनी को डिफरेंशिएट करता है, आपकी प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करता है। तो दिस इज़ द बेस थिंग जिस पे आपको काम करना चाहिए कि आपकी इन्वेंट्री किस तरीके से आ रही है और कौन सी आ रही है और उसकी शेड्यूलिंग, उसकी प्लानिंग, उसकी कंट्रोलिंग किस तरीके से होनी चाहिए। तो दिस इज द मेन थिंग एंड दैट्स ऑल आई डिड। थैंक यू यार, जज़ाकल्लाह। अब कौन सा ग्रुप बचा है? टॉपिक है डिजिटल प्रोक्योरमेंट। तो उसका पहला कीवर्ड है डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन क्या होता है कि अपने पुराने बिजनेस मॉडल को जो भी है उसको सब डिजिटल बेस कर देना। क्योंकि आजकल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस अगर हम हैंड वाला करेंगे, लिखने वाला पेपर पेस्ट करेंगे तो उसमें हमारे पास चांसेस है फ्रॉड के, ब्यूरोक्रेसी भी हो जाती है और फिर टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है। तो इसलिए हमें डिजिटल प्रोक्योरमेंट पे शिफ्ट कर रहे हैं। डिजिटल प्रोक्योरमेंट का ये मतलब है कि हम सारी अपनी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस यानी कि अपनी नीड, जो भी हमारी नीड होती है उसको आइडेंटिफाई करने से लेके सप्लायर तक बात करने तक, अपने तक पेमेंट्स अरेंज करने तक, सब वो चीज़ इंक्लूड को हम उसको कंप्यूटर बेस कर दें यानी कि इंटरनेट बेस करते हैं। फैक्टर सुंदर बताएंगी अब आगे। अस्सलाम वालेकुम सर। हमारा जो है टॉपिक है डिजिटल प्रोक्योरमेंट। उसके हमारे जो कुछ फैक्टर्स हैं उनमें से सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस।
सो टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस का मतलब ये है कि कंपनी में कितनी एबिलिटी है और कि वो न्यू टेक्नोलॉजिकल एसेट्स को यूज़ कर सकें और उसे अडॉप्ट कर सकें। टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस जो है इसलिए ज़रूरी है ताकि कंपनीज जो है ईआरपी सिस्टम्स को अडॉप्ट कर सकें, और अगर ई बिज़नेस की तरफ जाना है तो इसलिए भी उनके पास टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस का होना ज़रूरी है। तो सेकंड हमारा जो फैक्टर है वो है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि वो तमाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ जो है जो प्रोक्योरमेंट की डिजिटलाइजेशन में हेल्प करें। फॉर एग्जांपल ईआरपी सिस्टम और डेटा वेयर हाउसिंग सिस्टम का जो है वो नर्व सिस्टम कहते हैं डिजिटल प्रोक्योरमेंट का, क्योंकि वो सेपरेट सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं और उससे जो है लिंक करते हैं आपस में। जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो है आईटी ह्यूमन रिसोर्सेज। आईटी ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ये है कि वो प्रोफेशनल या मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिनके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और स्किल्स हों ताकि डिजिटल प्रोक्योरमेंट की टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करवाया जा सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ फैक्टर हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस। ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस का मतलब है कि वो तमाम रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हों जिनकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन में डिजिटल प्रोक्योरमेंट को अडॉप्ट करवाया जा सके। इसके अलावा फिफ्थ फैक्टर है हमारा टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट के अंदर वो जो हमारी टॉप मैनेजमेंट आ जाएगी कि वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं डिजिटल प्रोक्योरमेंट को अडॉप्ट करने में और उसकी वैल्यू को कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से आसानी भी होगी इम्प्लीमेंट करवाने में, क्योंकि अगर टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट कर रही है तो ज़ाहिर है लोअर जो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स वगैरह हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो उससे आराम से अडॉप्ट कर सकेंगे डिजिटल प्रोक्योरमेंट को। सिक्स्थ फैक्टर हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं जो डिजिटल प्रोक्योरमेंट की कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में हेल्प करती हैं। हमारा सेवेंथ फैक्टर है सप्लायर साइड डिजिटल रेडीनेस। इसमें ये आ जाएगा कि सप्लायर जो है कितना रेडी है और उसमें कितनी एबिलिटी है कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर सके, क्योंकि अगर वो एबल होगा कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकता है तो आसानी हो जाएगी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर से इंटरेक्ट करने में। लास्ट फैक्टर है हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ वो तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो डिजिटल प्रोक्योरमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी हैं, फॉर एग्जांपल ईमेल्स और ईआरपी सिस्टम वगैरह। तो ये हमारे सारे फैक्टर्स थे। इसके बाद शैज़ल जो है वो बैरियर्स एक्सप्लेन करेंगी। तो हमारा पहला बैरियर है रेजिस्टेंस टू चेंज। अगर हम ये चीज लेकर आ रहे हैं, हम ट्रेडिशनल वर्क से अब ई प्रोक्योरमेंट की तरफ जा रहे हैं, नए बिजनेस मॉडल की तरफ जा रहे हैं, तो हमें ऑब्वियसली अपने एम्प्लॉय को ये बात बतानी होगी कि हमें नई नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, आगे जाना पड़े। इससे एम्प्लॉय डरता है और फिर इससे रेजिस्टेंस पैदा होती है और इससे प्रोक्योरमेंट के अडॉप्शन में गड़बड़ आती है। फिर ज़्यादा रिजिडिटी एंड लो फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम लोग फ्लेक्सिबल ज़्यादा हो जाएंगे तो वो हमारे चेंज मैनेजमेंट को अफेक्ट करेगी और हम लोग ई प्रोक्योरमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि एम्प्लॉय तैयार ही नहीं होगा अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए। तो उनको हमें तैयार करना पड़ेगा पहले कि वो अपनी पहले पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू करें। फिर आता है फियर ऑफ डिजिटलाइजेशन। उसके अंदर ये है कि जब भी हम लोग अब पेपर वर्क से हम पूरे कंप्यूटर बेस पे जा रहे हैं, इंटरनेट बेस पे जा रहे हैं, तो लोगों का डर ये होता है कि अब हमारी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, क्योंकि ये सब अब वाया इंटरनेट हम लोग सब कर रहे हैं। तो एक ये बैरियर आता है। कॉम्प्लेक्सिटी। ई प्रोक्योरमेंट के प्रोजेक्ट्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि हम लोग स्ट्रेटेजिक फंक्शन डिजाइन कर रहे हैं या फिर इंटरेक्शन मैकेनिज्म डिजाइन कर रहे हैं, तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी आती है इसके अंदर। और इसके लिए फिर हमारे पास आईटी ऑब्स्टिकल्स भी आ जाते हैं। एक्सपर्टीज नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी इसमें बहुत मैटर करता है। अगर हमारे पास हर चीज जैसे कि एम्प्लॉय का बिहेवियर नहीं है उस चीज को अडॉप्ट करना, ऑब्वियसली वो हर चीज को अफेक्ट करेगा और इस तरह ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी नहीं बन पाएगा कि हम किसी और चेंज को ले सकें। फिर हमें अगर कोई चीज ई प्रोक्योरमेंट के लिए टेक्नोलॉजीज लानी है, उसके लिए नए नए सॉफ्टवेयर हैं, ऑब्वियसली हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है। अगर वो भी नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम ई प्रोक्योरमेंट सही से अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे। दैट्स ऑल माय साइड। थैंक यू।
थैंक यू यार, जज़ाकल्लाह। अब ग्रुप्स बचे कितने को बता सकता है मुझे?